हिस्ट्री में पीजेंट रिवॉल्ट में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, आखिरी रिवॉल्ट करना दैट इज बारदौली। ओके, देखिए नाम पहले से लिखा हुआ, आप रूपी है, ये दैवीय है। डिवाइन चीज़ें ऐसे अवतरित हो जाती हैं जब उन्हें हम समय पे चाहते हैं। बारदौली सत्याग्रह क्या है बेटा? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये क्या है अतुल, अतुल ये क्या है? गुजरात, शुक्र है यहीं से हो गया हो ना अभी। यहाँ पे ये जो कोस्टल एरिया जहाँ पे आकर किसके तापी, ऊपर नर्मदा, नर्मदा तो मैं समुंदर के भी आगे ले गया, तापी नदियाँ जहाँ के आगे गिरती हैं, यहाँ पे जगह कौन सी है? सूरत, सूरत तापी के मुहाने पे। ओके, तो इसमें एक तालुका है, तालुके जानते हो ना, तालुके का नाम है बारदौली। तो गुजरात में सूरत में तालुका है दैट इज बारदौली। ओके, लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर इलाके की मैं बात करने वाला हूँ, मैं विलेजेस की बात करने वाला हूँ। और बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत की डेट मैं आपको बता दूँ, 4 फरवरी 1928 को इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि 5 फरवरी को 1928 को बढ़ा हुआ रेवेन्यू वसूला जाना था। तो सवाल ये पैदा होता है कितना रेवेन्यू बढ़ाया था? 30% रेवेन्यू बढ़ा दिया था, इसको लेकर के डिस्प्यूट था। तो ये भी खेड़ा की तरह एक तरह का नॉन टैक्स रेवेन्यू मूवमेंट थी, करेक्ट? ये नॉन टैक्स रेवेन्यू मूवमेंट थी कि टैक्स नहीं देने का। ओके, ये किन्हों ने लीड किया? तो इसको लीड करने वाले वल्लभ भाई पटेल थे, और इसी में इन्हें सरदार की उपाधि दी जाएगी, क्योंकि 5 फरवरी को किश्त लेनी थी सरकार ने, तो 4 फरवरी को ये कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। चलिए इस कहानी को समझते हैं। देखिए 1896 की बात है। 1896 में लास्ट असेसमेंट लैंड का किया गया था और उसके बेसिस पर रेवेन्यू तय था। लेकिन उसके बाद 1926 में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैं उनके गवर्नर ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को ऑर्गेनाइज़ किया पीसीएस ऑफिसर जयकर के द्वारा। ये एक इंडियन ऑफिसर था। पीसीएस ऑफिसर जयकर ने 1926 में जो असेसमेंट रिपोर्ट दी, उस असेसमेंट रिपोर्ट में क्या दिया गया, उन्होंने किन कंडीशन को एड्रेस किया? उन्होंने कहा कि 1896 से 1926 के बीच में रेलवे लाइन का एक्सपेंशन हो चुका है ताप्ती रिवर वैली में। इसकी वजह से नेचुरल सा बात है, ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्लो बढ़ा है, क्रॉप्स ईजिली आ जा सकती हैं, मंडियों से जुड़ सकता है खेत, और बाज़ारों में फसलें बिक सकती हैं। सेकंड इनका एस्पेक्ट ये था कि पक्का घर अब ज़्यादा बन चुके हैं, तो पक्का हाउसेस बन चुके हैं, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी आई है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तीसरा इनका एस्पेक्ट था कि इरिगेशन का नेटवर्क इस एरिया में एक्सपेंड हुआ है। चौथा इनका कहना यह था कि इस एरिया में रेंट बढ़ा है, अब तक पूरे समय के दौरान क्रॉप की वैल्यू भी बढ़ गई है और इस एरिया में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है। तो प्रोडक्शन, वैल्यू, रेंट, ये तीनों चीज़ें बढ़ी। इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि किसान के पास सरप्लस आया और उसने इरिगेशन में इन्वेस्ट किया। पक्का हाउस भी इसलिए बढ़े क्योंकि उसकी कमाई बढ़ी है, इसलिए प्रॉस्पेरिटी आई। रेलवे लाइन का एक्सपेंशन हुआ। इन सारे ग्राउंड के बेसिस पर उसने ये रिकमेंडेशन दे दिया कि 1896 के बेसिस पर 30% बढ़ा दो रेवेन्यू, 30% रेवेन्यू बढ़ा दिया। इसके ऑपोजिशन में इस पर्टिकुलर एरिया में कांग्रेस के लोकल कमेटीज़ बनी हुई थी और वो कांग्रेस लोकल कमेटी ने अपना एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी। उस इंक्वायरी कमेटी ने ग्राउंड लेवल पर जाकर के किसानों से बात की और उसने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1925 और उसके ऑनवर्ड पीरियड पर्टिकुलरली जाना गया, फ्लड भी आए, फैमिन भी आए, प्रोडक्शन उल्टा फॉल कर गया बढ़ने की बजाय। तो फ्लड, फैमिन, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, प्रोडक्शन फॉल कर गया। इनकी वजह से ये 30% तो बहुत ही एग्जैजरेटेड है। तो ग्राउंड रियलिटी से आपकी जयकर की ये रिपोर्ट बहुत अलग है। आप हमारी रिपोर्ट अपनाइए। सरकार ने कहा इस तरह की कोई इनफॉर्मल रिपोर्ट हम नहीं अपनाएंगे। तुमने कौन सा क्राइटेरिया अपनाया, कौन सा असेसमेंट का मेथड अपनाया, हम उसे नहीं देखेंगे। हमारी रिपोर्ट में तो रेंट, वैल्यू और प्रोडक्शन को ध्यान में देखा गया था, उसके बेसिस पर हमने ये बढ़ाया, उन्होंने ये जजमेंट दिया। लेकिन इन्होंने बोला कि हम इसको नहीं मानते हैं। चलिए, अब इन्होंने जब ये नहीं माना तो यहाँ के तीन बहुत इंपॉर्टेंट नेता, लोकल नेता बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें नरिहर पारेख, याद रखें, खेड़ा सत्याग्रह में भी इनके नाम याद रखने हैं। लोकल नेता हैं गांव गुजरात के हमेशा से। नरिहर पारेख इंपॉर्टेंट हैं। अरे यार इनका नाम क्या है, रवि शंकर व्यास। तो पारेख, व्यास एंड आगे मनमोहन पांड्या। तो पारेख, व्यास और पांड्या ये तीनों लोकल नेता थे। इन तीनों लोकल नेता के द्वारा अप्रोच की गई वल्लभ भाई पटेल को। उनको बोला कि आप हमें लीडरशिप प्रोवाइड
करिए। वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि मैं आपको अभी लीडरशिप उस लेवल पर प्रोवाइड नहीं करूँगा, लेकिन फिर से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लीडरशिप प्रोवाइड करिए। गांधी जी को बोले हमें लीडरशिप प्रोवाइड करें, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उनसे ये कहा गया कि पहले मैं आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस बता दूँ। सबसे पहले तो ये सत्याग्रह के तरीके में किया जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये कंप्लीटली नॉन वायलेंस रहेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ज़मीनें कन्फिस्केट कर ली जाएंगी, आपके कैटल्स पशु कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, आपके घर कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, आपको इम्प्रिजन कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी और किसी पॉइंट पे वापस आने का मौका नहीं है। अगर आप बीच में वापस आए तो तबाह हो जाएंगे। तो ये एक बात याद रखिएगा कि बारदौली का सत्याग्रह या तो आपको जीवन भर के लिए तबाह कर देगा, या आप अगर इसमें विजय रहे तो आप भारत में स्वराज की नींव बनेंगे, आप आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण आपके साथ समर्पित हैं, लेकिन इस बार झुकेंगे नहीं अंग्रेजों के सामने। इस संपूर्ण समर्पण के साथ हम आपके साथ चलते हैं। और वल्लभ भाई पटेल ने लीडरशिप अपनाई और 4 फरवरी 1928 को फार्मर कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड वल्लभ भाई पटेल ने कहा, और ये लीडर प्रिजाइड किया वल्लभ भाई पटेल ने, और लीडर बन करके आगे बढ़े। और इनको आशीर्वाद, तो लीड इन्होंने किया और पेट्रोनेज समर्थन आशीर्वाद दोनों हाथों से गांधी जी का मिला। आए बात समझ में? इस तरह से ये मूवमेंट चली है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको समझो, क्योंकि मैं 2 सवाल पूछने वाला हूँ। पहली बात की वाई बारदौली, वाई ओनली बारदौली? पूरे गुजरात में बड़ा था ना, फिर बारदौली ने सत्याग्रह क्यों कर दिया? और दूसरी बड़ी बात, गांधी जी रिलक्टेंट क्यों थे लीडरशिप देने से? दोनों बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूं, 1919 ऑनवर्ड गांधी जी की लहर बनी हुई थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तौर पर ये टाइम जाना गया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसे करते हैं ना छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लंबे लंबे नाम लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम छोटे भी नहीं हो। तो 1990 में 1990 ऑनवर्ड्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 1921 में आपने देखी, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसके तहत गांधी जी ने डिसाइड किया था कि मैं 1922 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होते ही 1922 से मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा। कहाँ से? बारदौली से। उन्होंने बारदौली को चुन रखा था। देखिए 1922 से करने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जाके हुआ जानते हो? 1930-31 में जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1922 में हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? 1920-21 के दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में लोगों ने, सत्याग्रहियों ने जाकर के पुलिस स्टेशन और उसके अंदर ही पुलिस के जवान भी जला डाले। गांधी जी ने वायलेंस की खबर सुनी, गुस्सा आ गए एकदम से, कहते अब तुमने नॉन वायलेंस किया, अब उनकी लाठियां बरसेंगी और कौन झेलेगा? तो ऐसे में गांधी जी ने उसी समय एब्रप्टली मूवमेंट वापस ले ली और उठ गए। कहते मैंने सत्याग्रह खत्म किया। पूरे भारत में कोलाहल मच गया, क्योंकि चारों तरफ मूवमेंट आधी अधर में चल रही थी। लोगों को समझ नहीं आया, लीडरलेस हो गए। यही इवेंट देखा जब उस समय 9 बरस की आयु में थे कौन? भगत सिंह। उन्होंने कहा नहीं ओए, ऐसा फिल्म में सीन दिखाया गया है, और वो गुस्से हो गए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आगे कुछ करूँगा, अलग से कुछ करूँगा। तो वो उन्होंने बाद में आके अलग से किया, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आने वाले दिनों में पढ़ाऊँगा। ऐसे में पूरे देश में कोलाहल मच गया, लोगों को मारा पीटा गया, एट्रोसिटीज़ की। अंग्रेजों ने देखा लीडर ही हट चुका है। ऐसे में गांधी जी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। गांधी जी पीछे हटे और गांधी जी ने विचार किया कि अभी भारत की जनता इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि ये सत्याग्रह को समझे। अभी इन्हें इंटरनली रिफॉर्म करना है। अभी तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, अभी तो अमीर गरीब का झगड़ा है, अभी तो आदिवासी और अगड़े किसान का झगड़ा है। इतने सारे झगड़े वाले समाज में एकजुट होकर के सभी को एक वे में चैनलाइज करना पॉसिबल नहीं। इनको अंदर से सिखाना होगा, समझाना होगा कि सहन किसे कहते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस कैसी होती है। पीछे चले गए गांधी जी एकदम बैकवर्ड में। उन्होंने कहा मैं 10-12 साल लगा के पहले देश को तैयार करूंगा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। पहले केमिकल तैयार करेंगे, फिर जाकर के लैब में काम करेंगे। इसके लिए वो पीछे चले गए। लेकिन बारदौली चुना हुआ था 1922 के लिए, इसलिए गांधी यानी कि गांधीयंस, कांग्रेस के वर्कर और गांधी जी के सभी बाकी फॉलोअर्स बारदौली में अंडरग्राउंड काम करते रहे। मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस तो नहीं हुआ, लेकिन काम करते रहे। क्या काम करते रहे? गांधी जी वहाँ चले गए, उनके वर्कर भी चले गए, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए ये समझो, जब मैं आज बारदौली सत्याग्रह की बात करता हूँ तो एक क्रिटिक ये कहता है वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह में सिर्फ मिडिल क्लास और हाई क्लास फार्मर की और पीजेंट की बात कर दी है, लेकिन गरीब किसान की बात नहीं की। वो कौन था इसको समझो। बारदौली में 2 वर्ग आपको नजर आएंगे। पहले वर्ग को कहते हैं काली परज, इसे मैं काली प्रजा भी कहता हूँ, ऐसा भी लिखा है कहीं कहीं पर। दूसरे को कहते हैं उजली परज, काली परज, उजली परज। देखो उजली परज की अगर आप बात करोगे तो इसमें कौन आ जाता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पाटीदार आते हैं। पाटीदार जो किसान हैं, पाटीदार पटेल भी हैं, पाटीदार पटेल किसान। सेकंड इसके अंदर कौन आया था? वणी, और वणी यहाँ पर कौन है? जो बनिया भी है। बनी बनी एक ही बात है ना, हनी बनी 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 बनिया बनिया। और अगला इसमें कौन आया है? ब्राह्मण, ब्राह्मण। अगला इसमें कौन आया था? जमींदार। अगला इसमें कौन आ जाता है? मनी लेंडर्स। वो बनिया और मनी लेंडर कहीं पर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा वर्ग आ जाएगा? अरे यार ये जमींदार हो गया, हाँ
जमींदार हो गया, ब्राह्मण हो गया, पाटीदार हो गया, बणी हो गया, बनिया हो गया। इतने बहुत हैं यार, इतने ही वर्ग हैं हिंदुओं के। ये सारे अपर वर्ग मैंने आपको दिखा दिए, आई बात समझ में। अब इसी में हिंदुओं में ही लोअर वर्ग भी आपको दिखाने जरूरी हैं, वो हैं काली प्रजा के तौर पर। यहाँ पर कौन आ जाते हैं? लो कास्ट पीपल, अनटचेबल पीपल्स, बैकवर्ड पीपल और ट्राइबल्स। आई बात समझ में। काली प्रजा मने ब्लैक स्किन, उजली प्रजा मने ग्लो मने वाइट स्किन। तो ब्लैक स्किन वर्सेस वाइट स्किन मने काली प्रजा मने हिंदू ही है बट लो कास्ट है, अनटचेबल है, बैकवर्ड पीपल है, ट्राइबल पीपल है। उजली प्रजा मने हिंदू ही हैं, ज़मींदार है, ब्राह्मण है, पाटीदार है, बड़ी है, बनिया है। ये सारे सेगमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में। अब ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अलावा यहाँ पर और कौन रहता था? यहाँ पर मुस्लिम भी रहते थे, यहाँ पर पारसी भी रहते थे। अब शुरू से क्या होता था, अगर आप मुझे सीधी लैंग्वेज में पूछो कि ये काली और ये उजली में, आपको मैं एक बात बताऊँ तो काली का मतलब यहाँ पर लैंडलॉर्ड है, सॉरी उजली का मतलब यहाँ पर लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है, मेन कल्टीवेटर है। और उजली का मतलब लैंडलॉर्ड है और काली का मतलब यहाँ पर कौन है? लेबरर। एक लैंडलॉर्ड है, एक लेबरर है। ये एग्रीकल्चरिस्ट लेबरर है, ये एग्रीकल्चरिस्ट लैंडलॉर्ड है। आई बात समझ में। खेती बाड़ी वाला लैंडलॉर्ड है। ये इनके दोनों के बीच में मेन रिलेशन है। अब इसके बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं? धनागरे एक इतिहासकार है, वो ये कहते हैं कि ये जो काली परज भारत में एग्जिस्ट कर रहे थे बारदौली और गुजरात के इलाकों में, ये एक तरह के यूरोपियन मेडिवल सोसाइटी के सर्फ सिस्टम को दर्शाते हैं। सर्फ मने द सर्फ सिस्टम, मने द स्लेव सिस्टम। मतलब ये अमेरिकन स्लेव सिस्टम से अलग है। अमेरिकन स्लेव सिस्टम से इसलिए अलग है कि अमेरिकन स्लेव जो हुआ करता था वो अपने मालिक की लीगल प्रॉपर्टी हुआ करता था। मतलब मालिक की इच्छा के बिना शादी नहीं करना, कुछ नहीं करना, मालिक जो कहेगा करना। मालिक कहे कपड़े उतारो, पहनो तो पहनो, कुछ नहीं, आपका लीगल प्रॉपर्टी उसके। लेकिन जो यूरोपियन सर्फडम था वो उससे अलग था। उन्होंने इस काली परज को उससे जोड़ा है। मतलब ऐसा हुआ करता था कि ये लोग इन लैंडलॉर्ड्स यानी कि उजली परज के खेतों में काम किया करते थे। बदले में उजली परज वाले इन काली परज वालों को वेजेस दिया करते थे। वेजेस कैश में ना दे करके अनाज में देते थे, मैंने काइंड में देते थे। और इतना कम अनाज देते थे कि मुश्किल से खाने भर का ही गुजारा निकल सके। ऐसे में कहीं काली परज वालों का अगर बच्चों की शादी आ गई, कोई कांड कर्म करना पड़ गया, कर्मकांड या कोई और संस्कार करना पड़ गया, पैसा कर्जे पे लेना पड़ता था। किनसे? इन उजली परज वालों से, क्योंकि उनका तो खाने पीने का गुजारा ही नहीं चलता। और अगर एक बार पैसा ले लिया, आप मुझे एक बात बताओ, जिनको वेजेस के फॉर्म में सिर्फ खाने लायक भोजन मिल रहा है, वो अपना कर्जा कहाँ से वापस चुकाएंगे? तो ऐसे में फिर पेरेनियली बाप का बेटा, बाप का आगे बेटा, उसे खेतों में इनके काम करना पड़ेगा। तो ये पेरेनियल लेबर थे। किनके खेतों में? जमींदार हो गया, ब्राह्मण हो गया, पाटीदार हो गया, बणी और बनिया हो गया। हाँ, एक सोसाइटी और थी, एक पर्सन और था, विलेज हेडमैन, यानी कि ये भी पटेल है, या तो ये हो गया। तो ये इनके खेतों में पेरेनियल लेबर के तौर पर हैं। इस सिस्टम को कहा गया है हलीबत्ती सिस्टम, हलीबत्ती सिस्टम या हलीपति सिस्टम। ओके, हलीपति और हलीबत्ती सिस्टम, ये बात याद रखनी है। सर्फडम, स्लेवरी, एग्रीकल्चरल लेबरर सिस्टम, द बॉन्डेड लेबरर सिस्टम, ये संबंध यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रखे थे इनके बीच में। ये एक तरह से दोहन कर रहे थे और इनका दोहन हो रहा था। मैंने अंग्रेजी में ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। आई बात समझ में। ऐसे में गांधी जी 1922 में गांधीयन अपने फॉलोअर और कांग्रेसमैन के साथ यहाँ पर पहुँच गए। तो गांधी जी ने जाकर के देखा कि यकायक भारत के जातिवादी सिस्टम को बदला नहीं जा सकता, यकायक अगड़े पिछड़े के बीच में लड़ाई नहीं लगवाई जा सकती। ये गांधी का सिस्टम रहा है, आप हमेशा याद रखें, क्योंकि वो ये मानते थे कि पूरी तरह से सिस्टम चरमरा जाएगा। ऐसे में अंग्रेजों का शासन और लंबा हो जाएगा और वो भेदभाव की नीति और अपनाएंगे और फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसलिए वो मानते थे कि सोसाइटी अंदर से एवोल्यूशन करे, सोसाइटी अंदर से रिवैम्प करे, अंदर से सुधरे। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर जाकर के उजली परज के लोगों को रोज समझाया कि अपने अंदर करुणा पैदा करो, कंपैशन, दया लेकर के आओ, दया भावना लेकर के आओ, सहानुभूति लेकर के आओ काली परज के अगेंस्ट। तो वो ह्यूमन है, पथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, दे आर इन द डायर पॉवर्टी। तुम्हें जचती है ये बातें? सेम क्लैन सेम रिलीजन से होते हुए तुम इस तरह से कैसे उनके साथ ये कर सकते हो? तो ऐसे में इनके अंदर सेल्फ थॉट लाने की कोशिश की, सेल्फ रियलाइजेशन कोशिश की। सेकंड, ऐसा माना गया कि काली परिज की परिस्थिति उठानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने देखा कि इनकी परिस्थिति कैसे उठाए, इन्हें वेजेस के तौर पर तो बहुत कम पैसा मिलता है। तो माना गया कि इन्हें सेल्फ एम्प्लॉय करना पड़ेगा। उसके लिए चरखे को इंपॉर्टेंट माना गया। तो चरखा सिंबल बन गया था डिग्निटी का, चरखा सिंबल बना आज़ादी का, चरखा सिंबल बना क्रांति का, सत्याग्रह का।
तो चरखा लाया गया, बोला कपास कतेंगे, अपने कपड़े बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे, स्वरोजगार करेंगे तो उज्जवल हो जाएगा भविष्य। धीरे धीरे स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो आश्रम स्थापित किए गए। गांधी जी के द्वारा यहाँ पर कई स्कूल और कई आश्रम स्थापित किए गए, जिसके तहत उन्हें स्किल सिखाए गए और उन स्किल्स के तहत उनकी पोजीशन को अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई। उनके बीच में भेदभाव मिटाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, कई तरह से लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। ये सब बारदौली में हो रहा था। तो बारदौली में कांग्रेस वर्कर्स और गांधीयंस काम कर रहे थे 1922 से। इसलिए 1926 में जब ये आया बड़ा हुआ असेसमेंट, तो वहाँ पर तो पॉलिटिकली स्टर्ड लोग पहले से ही हैं, उनके बीच में अवेकनिंग तो पहले से है, अवेयरनेस तो पहले से ही चल रही है, इसलिए उनका रिस्पॉन्स सबसे तगड़ा आया बारदौली सत्याग्रह के समझ में। समझ आ गई कहानी। और दूसरा, यहाँ पर रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम था, तो इंडिविजुअल फार्मर के साथ करार करना होता था, इसलिए इंडिविजुअल फार्मर के ऊपर आकर के जब इम्पैक्ट पड़ा तो वो अपना अपना स्टैंड लेकर के सामने आए और इसके लिए उन्हें ग्रुप बनाना पड़ा। तो बारदौली सत्याग्रह ही पर्टिकुलरली लोकेशन के तौर पर इसलिए उभर करके आया कि एक तो वहाँ पर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पक चुका था, जिसे पंजाबी में कहते हैं, मतलब मैच्योर हो चुका था, पूरी तरह से तैयार हो चुका था, धधक रहा था। ऐसे में वहाँ पर चिंगारी का काम कर दिया इस जायकर के असेसमेंट रिपोर्ट ने, और उसको यूज़ किया जाएगा। अब वापस से कहानी शुरू कर देते हैं, और उस कहानी के तहत वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया। वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को कहा कि हम पूरे के पूरे इस पूरे बारदौली तालुके को 3 जोन में बांटेंगे, मैंने कैंप सिस्टम 3 कैंप में बांटेंगे। तीनों कैंप में पूरे गुजरात से पॉलिटिकली फुली एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बुलाए गए और 100 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को 3 कैंपों में 3 जोन में डिवाइड कर दिया। उन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सपोर्ट करने के लिए लगभग 1500 वॉलंटियर बुलाए गए। और हैरानी की बात तो यह, वॉलंटियर हिंदू मुस्लिम पारसी तीनों समाज से आए। ये बात आप हमेशा याद रखना, तीनों समाज से वो वहाँ पर आए। और सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता था, उन सभी को शपथ कराई जाती थी। हिंदुओं को शपथ ग्रहण कराई जाती थी प्रभु के नाम पर, मुसलमानों को शपथ ग्रहण कराई जाती थी खुदा के नाम पर। और सत्याग्रह शुरू करने के पहले सुबह और सत्याग्रह करने के समय शाम को गाने बजते थे। किसके? कबीर के। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर कौन थे? सेकुलरिस्ट थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक थे। आई बात समझ में? तो कबीर के गाने, खुदा की शपथ, प्रभु की शपथ और रामायण और कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी। तो यानी कि इस पूरे सत्याग्रह के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया वल्लभ भाई पटेल को, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई। वल्लभ भाई पटेल ने बताया वो कितने तगड़े ऑरेटर हैं, वो उनका मनोबल ऐसा जिसे कोई गिरा नहीं सकता। कितने डाइवर्सिफाई समाज को वो एक साथ लेकर के आए, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के आए, डिफरेंट एथनिसिटी हिंदू मुस्लिम पारसी को साथ लेकर के आए, और सभी वॉलंटियर डिफरेंट एरिया से साथ आए। ऐसे में ये कैंप सिस्टम, ये जोनिंग सिस्टम बड़ा नया था, ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा था। और ऐसे में पहली नॉन वायलेंस सत्याग्रही आर्मी बनाई। इन वॉलंटियर से मिलकर के क्या बनाई? ये भारत की पहली नॉन वायलेंस आर्मी थी, जो कोई वायलेंस नहीं करने वाली फिर भी आर्मी है। और उस आर्मी के कमांडर कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। इस नॉन वायलेंस आर्मी में कौन होते थे? मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि वॉलंटियर होते थे और उन्हें बताया जाता था कैसे काम करना है। तो जो जोन बनाए गए थे, जोन की ड्यूटी लगाई थी कि काम ऐसे करेंगे। हर जोन की ड्यूटी है कि वो अपने एरिया में स्पीचेस ऑर्गेनाइज करेंगे एवरीडे, जिसमें फार्मर और आम लोगों को सिखाया जाएगा सत्याग्रह क्या होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है, नॉन वायलेंस किसे कहते हैं, कभी भी मनोबल नहीं गिराना है, दृढ़ संकल्प किसे कहते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस। लोगों को रोज टीच किया जाता था, मनोबल बढ़ा, रामायण कुरान की बातें बता के मनोबल बढ़ाया जाता था। रोज जर्नल छपते थे, रोज स्पीचेस छापी जाती थी, और न्यूज़पेपर और जर्नल्स और मैगजीन्स के थ्रू अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन किया जाता था। लोगों तक बातें पहुंचाई जाती थी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम कितना पे कर सकते हैं, असेसमेंट कितना कर लिया गया, क्या सच है क्या गलत है, एवरीडे हम कौन कौन से स्टेप उठा रहे हैं। तो 2 काम, एक तो लोगों को अवेयर करना, स्पीचेस देनी, दूसरा आपको एजेंडे के तौर पर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, तीसरा एक बैंड तैयार किया जाता था तो डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करेगा, लोगों के दरवाजे खटखटाएगा और उनको समझाएगा कि काम कैसे करना है। चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इसके तहत ये डिसाइड किया जाता था कि कौन कौन से लोग सरकारी दफ्तरों में फिट किए जाएंगे, जो लोग वहाँ से सारी खबरें हमें निकाल करके देंगे कि सरकार कौन से मूव करने वाली है। और पांचवा, मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहा है, ये भी खबर सरकार के कानों तक रोज पहुँचनी चाहिए। इसके लिए भी एक बैंड तैयार किया जाए, हुजूर आज ये करने की तैयारी है, ताकि उनको भी पता रहे कि आज क्या होने वाला है। तो 5 तरीकों से पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया कैंपेन को, और रोज इसी तरीके से होता था, क्योंकि अंग्रेजों का कानून था कि शाम ढलने के बाद किसी की अरेस्ट नहीं होगी। इसलिए सिर्फ शाम ढलते ही 5:30 बजे की इवनिंग से वल्लभ भाई पटेल की सुबह शुरू होती थी। तो वल्लभ भाई पटेल का सुबह शुरू होती थी शाम के 5:30 बजे और ख़त्म होती थी सुबह के 5 बजे। जब भी सन सेट हो जाता था उसके बाद एक्टिविस्ट चालू होते थे, गांव गली गली नुक्कड़ जा कर के लोगों को समझाया जाता था कि कैसे प्रोटेस्ट करना है। 15 फरवरी आखिरी और लास्ट डेट थी जब टैक्स कलेक्शन होना था, उसके ठीक पहले 12 फरवरी को वापस से मूवमेंट हुई। तो 4 फरवरी की डेट पता है आपको? 12 फरवरी की डेट मैं आपको बता दूं। 4 फरवरी की डेट जब वल्लभ भाई पटेल ने चुनी, उस समय में उन्होंने गवर्नर को लेटर लिखा
कि आप इसे वापस लीजिए, ये ठीक नहीं। और गवर्नर ने जवाब में क्या लिखा, उसके तो कोई बात नहीं कही, गवर्नर ने जवाब में कहा 15 फरवरी इज़ द लास्ट डेट, याद रखना। तो उन्होंने बदले में डेट दे दी। तो फिर 12 फरवरी में आह्वान कर दिया गया सत्याग्रह का। ये आह्वान कर दिया गया, सत्याग्रह स्ट्रांग होता चला गया। इसमें ये कहा कि कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा। इसमें एक खास तरीका अपनाया गया कि जबकि जब्ती का ऑर्डर निकलेगा, जब भी कन्फिस्केशन का ऑर्डर निकलेगा, हमारा खबरी हमें बता देगा कि सर जब्ती का ऑर्डर निकल गया है, फलाने खेतों की तरफ, फलाने गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। और जैसे ही ये लोग बढ़ना शुरू होंगे, सारा का सारा गाँव उस गाँव को छोड़ के चला जाए, कोई वहाँ चिड़ी परिंदा दिखना नहीं चाहिए। जब पूरा गाँव ही अबैंडन कर दिया जाएगा कि इसकी ज़मीन हम कन्फिस्केट करेंगे, बोली किधर लगाएंगे और किसको देंगे, जब बोली में लेने वाला ही कोई नहीं होगा तो कोई क्या करेगा। ऐसे में थोड़े बहुत बम्बे के व्यापारियों ने बाहर से आकर के कुछ ज़मीन की बोलियों में बोली लगा के ज़मीन ले ली। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा वेरी गुड बेटा, ले लो ज़मीन, कोई आदमी तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेगा, कोई हल बैल तुम्हें सप्लाई नहीं किया जाएगा, नो सर्विस। तो क्या व्यापार छोड़ करके आकर खेती करोगे, अब तो भी खेती सर्वाइव नहीं हो सकती। और तीसरा, कुछ गाँव डर गए थे, जिसमें एक गाँव ने टैक्स पे करना मान लिया था कि हम दे देंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने तीसरा स्टेप लिया कि सारे लोग, सभी रिश्तेदार जो उस गांव से बिलोंग करते हैं, उनका पूरा शन कर दो, मतलब सोशल बायकॉट, उनसे कोई रिश्ता संबंध नहीं रखा जाएगा। तो सोशल बायकॉट किया गया, व्यापारियों का भी, उनका जिनको ज़मीन पे परचेज़ की, और उनका भी जिन गाँव ने टैक्स पे किया। और सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, 50,000 ज़मीन कन्फिस्केट की थी, 50,000 एकड़। एक एकड़ भी सरकार ऑक्शन नहीं कर पाई क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं था। लेंगे कैसे? औरतें कमरों में बंद रहती थी, किवाड़ बंद रखती थी दरवाजे, क्योंकि दखल नहीं कर सकते थे ज़बरदस्ती पुलिस वाले। लेकिन जब गलियों से पुलिस वाले आह्वान देते हुए गुजरते कि ये गैर कानूनी है, औरतें दरवाजे खोल खोल के थालियां खड़काती थी और उन्हें सुनाती थी कि तुम्हें बताएंगे, तुम्हें अच्छे से रात को दिखाएंगे। तो ऐसे में उस समय में टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर और द स्टेट्समैन, ये अंग्रेज़ों के अखबार थे। और इन अखबारों में ये आता था कि वल्लभ भाई पटेल एक तरह का लेनिन है और इसके ये जो लोग काम करते हैं एक तरह से बॉल्शेविक्स हैं, यानी कि ये बॉल्शेविक रेवोल्यूशन करना चाहता है इंडिया में और ये लेनिन है। क्वेश्चन आ सकता है किसे लेनिन कहा गया टाइम्स ऑफ इंडिया में और किसे कहा गया कि ये बॉल्शेविक रेवोल्यूशन कर रहा है, ये वल्लभ भाई पटेल थे। औरतों को इतने बड़े लेवल पर यूटिलाइज किया गया। और आप ये बात याद रखेंगे तो $1 मिलियन क्वेश्चन कि ये औरतें थीं जिसने पहली बार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के पुकारा। तो आपको क्वेश्चन आएगा, सरदार की उपाधि किसने दी है वल्लभ भाई पटेल को? औरतों ने कहा हमारा सरदार आ गया, हमारा चीफ आ गया। आई बात समझ? ऐसा औरतें कहती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि उनका सरदार हो। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा सुनते ही गांधी जी ने वो कैसा स्टेटमेंट दिया जिसे आज दिन तक लोग डिकोड कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज सरदार को वल्लभ मिला, आज सरदार को वल्लभ मिला। वल्लभ मने विष्णु मने गॉड। सुनो उनकी भी एक गाता की लाइन, देखो एक तो क्रिएटिविटी छूटती नहीं है। मैदानों में बैठे हैं, धूप चिलचिला रही है, छाती पे भी हीट पड़ रही है, इंसोलेशन, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आज सरदार को वल्लभ मिला। और ये वल्लभ भाई पटेल को भी समझ नहीं आ रहा। मुद्दा ये, सरदार मने द चीफ, मने द पोजीशन, सरदार इज द पोजीशन, द लेजिटिमेट पोजीशन। और आज उसे वल्लभ मिला, मने वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक उसूल मिला, एक पर्सनैलिटी मिली, एक दृढ़ संकल्प मिला। तो वल्लभ जिसमें ये कैरेक्टर है वो ईश्वरीय रूप है, दैवीय ताकत रखता है, तो डिवाइन। तो आज पोजीशन को एक डिवाइन कैरेक्टर मिला, दैट्स इट, कुछ नहीं। जैसे सच्चे बादशाह, द थ्रोन, थ्रोन बादशाह से ही क्रिएट होता है। आई बात समझ में? तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब कुल मिलाकर के अगर हमें सच्चे बादशाह खुद को वो भी कहते थे, क्या कहते हैं, मैसूर के टीपू सुल्तान, वो भी कहते थे मुझे बादशाह कहा करो। सबका अपना अपना है, कोई कुछ भी कहलाता है कि नहीं? अब अगर यहाँ पर हम बात करें, ये सारे जोनेशन और ये सारे कंसेप्ट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि इसको समर्थन बाहर से भी मिलने लगा। गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर फॉल करता है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस समय में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। उस लेजिस्लेटिव असेंबली में गुजरात से चुन के लोग भी जाएंगे। तो याद रखिएगा, के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जी, दो नाम इंपॉर्टेंट, के.एम. मुंशी एंड लालजी नारायण जी। आपको घर नहीं जाना? के.एम. मुंशी एंड लालजी नारायण जी ने गद्दी छोड़ दी, कहते हम नहीं रहेंगे इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसमें लोगों पे दंश किया जाता है, ऐसे ऑर्डर जारी किया जाता है। क्यों किया? वल्लभ भाई पटेल की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। क्यों स्ट्रांग थी? वल्लभ भाई पटेल खुद बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। उस समय के सबसे दिग्गज लीडर विट्ठल भाई पटेल ने सरकार को ये चैलेंज दे दिया था कि अगर जल्दी आपने हल नहीं दिया, मैं सारी पोजीशन से रिटायर मार जाऊँगा, सारी पोजीशन से रिज़ाइन मारूंगा, रिटायर नहीं रिज़ाइन छोड़ दूंगा। सरकार पे प्रेशर बनने लगा, समय आगे बढ़ा और अब वल्लभ भाई पटेल का स्टांस चेंज हुआ। पहले वल्लभ भाई पटेल लीडरशिप नहीं दे रहे थे और गांधी जी भी नहीं दे रहे थे। क्यों? वो ये चाहते थे कि लोगों में अवेकनिंग आई, क्या लोग अपना प्रोटेस्ट ले सकते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल की ये शर्त थी लोगों से कि तुम ये अपना प्रोटेस्ट पीजेंट अपने दम पे करोगे, इसको लोकल कैरेक्टर देना है मुझे, मेरे फेस पे नहीं करोगे, क्योंकि जब मैं खड़ गया, मेरा फेस आ गया तो यकीनन है अंग्रेज कंसेशन देंगे, क्योंकि शख्सियत इतनी बड़ी थी, अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी फेस वैल्यू पे लड़ा नहीं जाएगा,
फ्यू फेस वैल्यू ओरिएंटेड पीपल इस देश को नहीं चलाएंगे। ये जन जागरण की बात है, ये जन चेतना की बात है, ये रेनेसेंस की बात है। क्या वो तुम्हारे अंदर आया? तो उन्होंने डेलिबरेटली इसे लोकलाइज्ड कैरेक्टर दिया, डेलिबरेटली इसे पीजेंट से लड़ाया, और वल्लभ भाई पटेल के हर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि ये पीजेंट्स की विक्ट्री है। वो तो औरतों ने कह दिया कि सरदार सरदार आप जीते हैं, और लोगों ने माना कि वल्लभ भाई पटेल जीते हैं, लेकिन वल्लभ भाई पटेल लगातार ये कहते रहे कि किसान की जीत है। और गांधी ने पक्का समझाया था वल्लभ भाई पटेल को कि कभी भी तुम्हारे फेस पे नहीं लड़ने चाहिए, मेरे फेस पे, हमारी लीगेसी पे नहीं। किसान अपने दम पे जीतेगा, अपने दम पे लड़ेगा, तुम सिर्फ उन्हें चैनलाइज करोगे, लीडरशिप प्रोवाइड करोगे, मेहनत सारी उनकी होगी। इस वजह से ये शर्तें थी। लेकिन एक समय के बाद जब लगा वल्लभ भाई पटेल को कि इसे नेशनल कैरेक्टर देना चाहिए, लोकलाइज होते भी, तो फिर अल्टीमेटली लगातार यंग इंडिया अखबार जो कि गांधी जी निकालते थे, उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा। तो याद रखें, अफ्रीका में बैठ करके गांधी जी भारत के बारे में इंडियन ओपिनियन में लिखते थे। गांधी जी ने जम करके हरिजन में बहुत कुछ लिखा है, और गांधी जी ने यंग इंडिया में भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो यंग इंडियन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन किनके हैं? गांधी जी के। अब ये रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। यंग इंडिया में लगातार बातें लिखी जा रही थी। कांग्रेस के जितने भी नेशनल लीडर्स हैं अपने अपने अखबारों में ये सारी चीज़ें लिख रहे थे, और कांग्रेस के नेशनल सेशंस में ये चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा था। तो बीइंग लोकल मूवमेंट ये नेशनल लेवल पर अल्टीमेटली हिट हो गई, लोग इसके बारे में जान गए, अंग्रेजों के ऊपर भारी प्रभाव और दबाव आ गया। अब अंग्रेज टेंशन में आ गए कि ये मूवमेंट कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लोकल इन्फ्लुएंशियल लोगों को ढूंढा और कहा कि वल्लभ भाई पटेल से मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। वल्लभ भाई पटेल से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। गुजरात रीजन के जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से बात की कि ठीक है, उन्होंने कहा कि आप अभी मूवमेंट वापस लेने की प्रतिज्ञा दीजिए, मैं आपको वर्बल कमिटमेंट देता हूं कि मैं रेवेन्यू का असेसमेंट वापस करा लूँगा, दोबारा कराऊंगा। वल्लभ भाई पटेल और पूरी मूवमेंट की बारदौली सत्याग्रह की पहले दिन से डिमांड थी कि भैया एक इम्पार्शियल नया ट्राइब्यूनल बनाइए और उस नए ट्राइब्यूनल से फ्रेश असेसमेंट कराइए। उस इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल में हमारे पक्ष के लोग भी होने चाहिए, और जब तक वो ट्राइब्यूनल नई असेसमेंट नहीं दे देता तब तक आप हमसे पुराना ही रेवेन्यू चार्ज करेंगे 100% सेंस में, कोई बढ़ा हुआ रेवेन्यू हम नहीं देंगे। लेकिन मैंने आपको अभी बताया, नॉर्थ वेस्ट से पठान मंगाए, कलेक्ट्रेट ऑफिस के साथ मिलकर के लोगों को दबाने डराने की कोशिश की गई। इसके बदले में वल्लभ भाई पटेल ने सिख जत्थों को तैयार किया पंजाब से। तो खेती बाड़ी वाले जत्थों ने ग्रुप बना करके गुजरात की तरफ मोर्चा संभालने की शुरुआत उस समय में कर दी थी। सरकार को ये खबर चल गई थी कि सिख लोग मोबिलाइज हो रहे हैं पंजाब से और ये गुजरात में जाकर के उन किसानों का समर्थन करने वाले हैं। ये एक भय का कारण बन गया था उस समय की सरकार के लिए। नेशनल लेवल पर आवाज़ आने लगी थी, ये भय का कारण था। और हैरानी की बात, सरकारी अखबारों में सरकारी अखबारों के सरकारी एडिटर सरकार के खिलाफ लिखने लगे थे कि इट इज़ अ वेरी लेजिटिमेट डिमांड कि एक इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल बना लीजिए और उससे फ्रेश असेसमेंट करा लीजिए, इसमें क्या बुरा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों नहीं करवाती। अगर सरकार जेन्युइन है तो सरकार के खिलाफ एक मुहिम बनाने में सफल रहे वल्लभ भाई पटेल। और सरकार के सामने उस समय वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि कोई मूवमेंट वापस नहीं होगी जब तक 4 चीज़ें नहीं होंगी। सबसे पहले ट्राइब्यूनल बनाने का असेंट आप मुझे देंगे रिटर्न में। दूसरी बात, मेरे जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने लोगों को आपने बंद किया है सारे छोड़े जाएंगे। तीसरी बात, जितने कैटल आपके पास बुक है सारे छोड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी चौथी बात, जितनी ज़मीनें ऑक्शन में बिकी हैं या नहीं बिकी हैं सारी वापस लेकर के ओरिजिनल ऑनर्स को वापस की जाएंगी। तब मैं मूवमेंट को वापस लेने की बात करूँगा। ये करते हो तो करो वरना ख़त्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह करके चले गए, सरकार ने ये नहीं किया। थोड़ा समा और बढ़ा, सरकार पे प्रेशर बढ़ा, फिर सरकार ने फाइनली इस चीज़ को एडमिट किया। असेसमेंट वापस से घटाया गया और जो ग्रोथ, जो कितना रेवेन्यू बढ़ाया गया 30% की बढ़ाई 6.3%। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सभी लोगों को रिहा किया गया। तीसरी, जितनी ज़मीनें बिक गई थी ऑक्शन में या नहीं बिकी थी वो ज़मीनों को ओरिजिनल लैंड ओनर्स को वापस किया गया। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एक बात कि जो बॉम्बे के व्यापारी और बाकी ज़मींदारों ने ज़मीनें ली थी, सरकार ने ऐसे ऑर्डर पास नहीं किया कि वो ज़मीनें वापस करें। कांग्रेस के लोकल विंग्स, गांधीयन आइडियोलॉजी और गांधीयन ग्रुप्स ने उन लोगों को परसुएड किया कंपैशन के नाम पर, करुणा और दया भावना के नाम पर, कि आपको वापस करना चाहिए, आपका कद ऊँचा होगा, आपको दिखाना चाहिए एक सहानुभूति समाज के साथ। आज पूरी लहर इनके हक में खड़ी है। तो उन इंडस्ट्रियल बिजनेसमैनों ने खुद आगे आकर के एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिखाते हुए इन ज़मीनों को वापस करने का काम किया। आई बात समझ में? ये सारा का सारा बारदौली सत्याग्रह था। इस बारदौली सत्याग्रह का क्रिटिसिज्म भी जम के धनाग्रह ने किया है। बारदौली सत्याग्रह में धनाग्रह ये कहते हैं कि गांधी की सभी मूवमेंट्स, चाहे वो खेड़ा, चाहे वो चंपारण, चाहे ये बारदौली, और वल्लभ भाई पटेल की मूवमेंट, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह चाहे बारदौली, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन दिखती हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी मेन कॉज को नहीं पकड़ा, इन्होंने टेम्पोरल वे में जो इशू सामने आया है सिर्फ उसे एड्रेस किया। जैसे किसानों को बेदखल कर दिया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने रिट्रेंचमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठा दी। जैसे रेवेन्यू बढ़ा तो ये निकल करके आ गए, जैसे ब्याज बढ़ा तो ये निकल कर, तो ब्याज बढ़ने के ऊपर हैवी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, हैवी रेवेन्यू बढ़ा दिया, रिट्रेचमेंट, बेदखली और जब्ती होती है। ये इशू जो टेम्पोरल इशू है इन पे इन्होंने बात की। इन्होंने ज़मींदारी के खिलाफ कभी बात नहीं की,
इन्होंने यूरोपियन प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं बात की, प्लांटर जो गलत कदम उठा रहा है उसके खिलाफ बात की। इन्होंने फ्यूडलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के खिलाफ कभी बात नहीं की, क्योंकि सारी अखबारें, सारे समर्थक, मेन ग्रुप फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी से ही तो आते थे जो समर्थन कर रहे थे कांग्रेस का उस समय में। और कांग्रेस अभी इस पोजीशन में नहीं थी कि सीधा सीधा उनके खिलाफ मोर्चा खोल दे, वरना फॉर्मेटिव स्टेजेस में ही मूवमेंट खत्म हो जाती और वो सारा विंग दूर हो जाता। अभी गांधी उन्हें परसुएड कर रहे थे, अभी गांधी उनके अंदर से आवाज़ें पैदा कर रहे थे कि ये खुद इस बात को माने तो आगे निकल करके आए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपोर्ट ही फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी का है गांधी और वल्लभ भाई पटेल मूवमेंट को, इसलिए ये उनके खिलाफ स्टांस नहीं कर पाए, यानी कि एंटी फ्यूडल मूवमेंट नहीं आ पाया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्लेवरी के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, यानी कि इनके ऊपर बड़ा आरोप है कि इन्होंने सारा बेनिफिट बारदौली सत्याग्रह में मिडल और हाई क्लास फार्मर को दिलाया। वो जिनके नाम लिखे थे मैंने, वनी, पटेल, ब्राह्मण, जमींदार, पाटीदार, इन सबको बेनिफिट दिखाया, लेकिन काली परज यानी कि ट्राइबल, लो कास्ट, बैकवर्ड पीपल और अनटचेबल, उनको इस सत्याग्रह से कोई फ़ायदा नहीं लिखा। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि किसी लेवल पर बारदौली सत्याग्रह के तहत वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ज़मीनों के अधिकार काली परज को दिलवाए हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि काली परज के लिए कुछ नहीं किया, सर्फडम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, इस भेद को बना रहने दिया, वणियों को कुछ नहीं कहा, उजली परज को कुछ नहीं कहा कि आप काली परज से ये भेदभाव खत्म करो, एंटी फ्यूडल सिचुएशन पे कोई बात नहीं की, जस के तस ही सब कुछ बना रहा। सिर्फ और सिर्फ गांधी इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाते रहे। ये एक तरह का सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि गांधी इस एक्सपेरिमेंट की सफलता पे ही आने वाले सालों में सिविल डिसोबीडियंस के नाम का कार्ड खेलने वाले थे। और ऐसा कहते हैं क्रिटिक्स कि बारदौली सत्याग्रह इज अ चाइल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस ऑफ द 1930-31, यानी कि बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये बच्चा है। ये सफल हुआ और फिर आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, यही लहर आगे कंटिन्यू हो गई। और कुछ लोग कहते हैं कि गांधी इस मूवमेंट के तहत 1921 में लॉस हुआ अपना चौरा चौरी के बाद का कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्ट्रेचर वापस से गेन करना चाहते थे, और 1928 में गांधी ने इसे गेन किया, क्योंकि बारदौली सेफ प्लेस था, वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ था, इसलिए इस कॉज को उठाया गया और गांधी का लॉस्ट कॉन्फिडेंस, गांधी की गिरती हुई आत्मविश्वास पुनः स्थापित हुआ और गांधी ने पूरे दमखम के साथ 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, डांडी मार्च किया। आई बात समझ में? ये इस सत्याग्रह के बारे में कहा जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द बारदौली सत्याग्रह। सभी डेट्स मैंने आपको बता दी। रिसेंट 2017, 18, 19 से बीजेपी एक काम करती आ रही है। 12 जून को बारदौली दिवस मनाती है। जब वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि हमें अपनी मूवमेंट को नेशनल कैरेक्टर देना चाहिए, उस समय उन्होंने ये कहा था कि हमें बाहरी लोगों से डोनेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और बाहरी लोगों से डोनेशन करने के लिए उस समय में 12 जून 1928 को एक सॉलिडेरिटी दिवस मनाया गया था, और वही सॉलिडेरिटी दिवस उसी दिन से आज दिन तक बारदौली दिवस कहा जाता है। 12 जून को हर साल बारदौली दिवस मनाया जाता है। नए क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इधर महाराष्ट्र में, उधर मध्य प्रदेश में, उधर जंतर मंतर पे किसान धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये बारदौली दिवस मना रहे हैं, जो कि उस समय के किसानों की मूवमेंट थी। तो आज किसानों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? ओके, तो आपको पता होना चाहिए बारदौली दिवस क्या था। यही था बारदौली सत्याग्रह। पीसेंट मूवमेंट आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट।